नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमें इतना डराती क्यों हैं? आज हम धौलपुर का सुनने वाला पेड़ नाम की कहानी की एक एक परत खोलकर देखेंगे। समझेंगे कि वो कौन सी तकनीकें हैं जो हमारे मन में डर पैदा करती हैं। कहते हैं कि वो चीजें याद रखता है, राज, वादे, यहाँ तक कि झूठ भी। कहानी की बस ये पहली लाइन ही माहौल बना देती है। ये हमें एक ऐसी दुनिया में खींच लेती है जहां कुछ भी ठीक नहीं है। जरा सोचिए तो, क्या हो अगर जमीन, ये धरती, हमारे सारे गहरे राज जानती हो? ये ख्याल ही अपने आप में कितना बेचैन करने वाला है ना? तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें एक खास नजरिए की जरूरत पड़ेगी, जिसे कहते हैं फोक हॉरर। अब ये क्या है? ये हॉरर की वो ब्रांच है जो लोक कथाओं, गांव के अकेलेपन और कुदरत से डर पैदा करती है। मतलब ऐसी कहानियां जहां जमीन खुद एक दुश्मन बन जाती है। और धौलपुर का सुनने वाला पेड़ इस जानरे का एक आप कह सकते हैं परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में उतरते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि लेखक ने कैसे सिर्फ शब्दों से एक ऐसा माहौल बनाया है जहाँ डर भी सांस लेता है। और यहीं हमारी मुलाकात होगी कहानी के किरदारों से। कहानी की शुरुआत ही एक अजीब से कॉन्ट्रास्ट से होती है। देखिए, एक तरफ तो एक बिल्कुल शांत सा गांव है, आलसी दोपहरें हैं, लकड़ी के धुएं की महक है, एकदम सुकून। और फिर ठीक उसके उलट गांव के किनारे खड़ा है वो पेड़ जो बिना हवा चले भी फुसफुसाता है। यही टकराव, ये शांत और भयानक का मेल असल में डर की नींव तैयार करता है। और यहीं पर लेखक का कमाल देखने को मिलता है। हमें मीरा के बारे में बताया नहीं जाता, हमें दिखाया जाता है। कैसे? जहां दूसरे बच्चे भूत की कहानियों से भागते हैं, मीरा उन्हें सुनने के लिए और करीब आ जाती है। उसकी यही जो अलग सी जिज्ञासा है, वही उसे कहानी का हीरो बनाती है। और यही चीज उसे सबसे बड़े खतरे की तरफ भी धकेल देगी। तो माहौल सेट हो चुका है, किरदार हमारे सामने है। अब जाल बिछना शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि कहानी मीरा को अपनी तरफ खींचने के लिए क्या तरीके अपनाती है। उसके पैर उसे ले गए, सिर्फ ये 4 शब्द, लेकिन इनमें कितनी बेबसी छिपी है ना? जैसे मीरा का खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। यहाँ कहानी की रफ्तार एकदम धीमी हो जाती है और हमारा सस्पेंस बढ़ने लगता है पेड़ की ओर। ये जो धीमापन है ना, इससे ऐसा महसूस होता है मानो ये कोई ऐसी मुलाकात होने वाली है जिसे टाला ही नहीं जा सकता, जो होकर ही रहेगी। वो अपने चारों ओर की रात से भी ज्यादा काला खड़ा था। इस एक लाइन से पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा, ये एक जिंदा चीज बन गया है, एक शक्ति जो बस इंतजार कर रही है। और फिर आता है कहानी का सबसे चालाक दांव। पेड़ बोलता है मीरा की मां की आवाज में। सोचिए, ये डर का सबसे गहरा लेवल है, जहां वो एहसास जो सबसे ज्यादा महफूज महसूस कराता है, उसी को हथियार बना दिया जाए। तो सवाल ये है कि ये चारा इतना असरदार क्यों है? बहुत सिंपल है, क्योंकि ये तारीफ की शक्ल में आता है। पेड़ कहता है तुम खास हो। ये हमारी उस अंदरूनी इच्छा पे वार करता है कि कोई तो हो जो हमें समझे, हमें खास माने। और बस यही वजह है कि ये लालच इतना खतरनाक बन जाता है। चलिए, अब हम पेड़ के उस काले दिल में झांकने वाले हैं। ये कहानी का वो हिस्सा है जो हमें पेड़ की बुराई के बारे में सिर्फ बताता नहीं है, बल्कि हमें उसका गवाह बनाता है। मीरा अब सिर्फ कहानी नहीं सुन रही, वो एक याद के अंदर पहुंच गई है। वो अपनी आंखों से देख रही है एक लड़के को जो चीख रहा है और जमीन में खिंचता चला जा रहा है। ये है दिखाना, बताना नहीं। लेखक खतरे के बारे में बताता नहीं है, वो हमें सीधा खतरे के अंदर ही ले जाता है। और इससे वो डर हमारे लिए भी उतना ही असली बन जाता है। और ये टाइमलाइन देखिए, इससे हमें पेड़ की असली उम्र का अंदाजा होता है कि ये कोई एक रात की घटना नहीं है, ये एक सदियों पुराना खौफनाक पैटर्न है। मतलब ये पेड़ एक बहुत सब्र वाला शिकारी है जो बस सही वक्त का इंतजार करता है। और फिर आती है वो लाइन जो शायद सबसे ज्यादा डरावनी है, मैंने उसे रख लिया क्योंकि मुझे बढ़ना है। सोचिए, इस मॉन्स्टर का मकसद कोई बदला लेना या नफरत नहीं है, बस बढ़ना है, ग्रो करना है। ये बात इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है, क्योंकि आप ऐसी ताकत से बहस कैसे कर सकते हैं जिसे सिर्फ अपनी भूख मिटानी है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है और यहाँ हम देखेंगे कि कैसे जाल का आखिरी हिस्सा
मीरा की अच्छाई को ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना देता है। और ठीक तभी वहां मीरा की दोस्त अनु आ जाती है। अब दांव पर सिर्फ मीरा की जान नहीं है, मामला पर्सनल हो गया है। और जैसे ही मीरा चिल्लाती है, अनु भागो, कहानी की रफ्तार भी अचानक से तेज हो जाती है। और यहाँ इस जाल की खूबसूरती देखिए, एक भयानक खूबसूरती। दोस्ती, फिक्र, दया, ये सारे अच्छे गुण ही यहाँ जानलेवा कमजोरी बन जाते हैं। स्टेप 1, मीरा को फंसाओ। स्टेप 2, मीरा का इस्तेमाल करके अनु को बुलाओ। और स्टेप 3, मीरा के बचाने के इंस्टिंक्ट को ही दोनों को फंसाने का हथियार बना लो। कितना परफेक्ट ट्रैप है। और फिर पेड़ की वो फुसफुसाहट आती है, तुम उसे लेकर आई हो, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे और लोगों को लाए थे। ये कहानी का सबसे क्रूर, सबसे बेरहम पल है। क्यों? क्योंकि इस एक लाइन से मीरा अब सिर्फ एक विक्टिम नहीं रही। पेड़ ने उसे एक अनजाने में बना गुनहगार बना दिया है। कहानी तो खत्म हो रही है, लेकिन डर नहीं। ये जो आखिरी हिस्सा है, ये हमें दिखाता है कि क्यों सबसे अच्छी हॉरर कहानियां असल में कभी खत्म होती ही नहीं हैं। फिर उन्होंने भूलने की कोशिश की, वो हमेशा ऐसा ही करते थे। ये लाइन सिर्फ उस गांव के बारे में नहीं है, ये हम सबके बारे में है। बुराई सिर्फ इसलिए जिंदा नहीं रहती क्योंकि वो ताकतवर है, वो इसलिए भी जिंदा रहती है क्योंकि हम उसे नज़रअंदाज करना, उसे भूल जाना सीख जाते हैं। और ये मीरा का अंत है। पेड़ की छाल के नीचे दबा एक चेहरा, आंखें बंद हैं, और वो सुन रहा है। ये मौत से भी बदतर है ना? वो सिर्फ मरी नहीं, वो उसी दानव का हिस्सा बन गई है जिससे वो लड़ रही थी। और अब आती है आखिरी और सबसे भयानक सच्चाई। तने के अंदर से जो नई आवाज अब किसी और बच्चे को बुलाती है, और पास आओ, वो आवाज मीरा की है। चक्र पूरा हो चुका है, शिकार अब खुद शिकारी है, और ये जाल अब हमेशा चलता रहेगा। तो एक आखिरी सवाल, जब कोई कहानी खत्म होती है तो क्या उसका डर भी मर जाता है, या फिर वो बस एक नए सुनने वाले का इंतजार करता है? अब ये डर सिर्फ कहानी में नहीं है, ये हम सुनने वालों के साथ है, एक आखिरी सिहरन की तरह।